तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के एग्जम्पशन के बारे में। एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एसेट्स। तो कौन कौन से एसेट्स में हमको एग्जम्पशन दिया गया है वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के अंतर्गत। तो एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन एसेट्स, wealth tax shall not be payable by the SSE in respect of the following assets, and such assets shall not be included in the net wealth of the SSE। तो SSE कौन होता है? जिसका हम नेट वर्क डिसाइड करते हैं, जिसके ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, उसको हम SSE कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कौन कौन सा वेल्थ है जो कि वेल्थ टैक्स में नहीं आता, और उसमें आपको वेल्थ टैक्स 1957 के अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं देना होता। स्टार्ट करते हैं। एनी प्रॉपर्टी हेल्ड हिम under the trust or the other legal obligation for the public purpose of the charitable or a regional nature in India। मतलब कोई भी आपका ऐसा एसेट्स है जो कि आपने किसी ट्रस्ट के नाम पे ख़रीदा है या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ख़रीदा है, और क्या फिर रिलीजियस नेचर का वो ट्रस्ट है, तो उसमें आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे रिलीजियस नेचर का मतलब कोई मंदिर के नाम पे कोई आपने कोई ज़मीन वमीन खरीद ली, तो उस कंडीशन पे आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वेल्थ टैक्स। ठीक है। प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द प्रॉपर्टी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एनी बिजनेस नॉट बीइंग द बिजनेस रिफर्ड इन द क्लॉज। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें इन सब चीज़ों को एज ए बिज़नेस नहीं मानते हैं। ठीक है, ये सोशल वेलफेयर के लिए मानते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इस पर आपसे टैक्स नहीं लेती। ये टैक्स, ये जो हमारा एक्ट है, ये आपको एग्जाम्प्ट कर देता है कि आपको इसमें टैक्स नहीं देना है। Not being the business referred to clause A under clause B subsection 4A of the section 11 of the Indian Act, in respect of which the separate book of account are maintained or the business carried on by the institution, fund or the trust referred to be the clause 23B or clause 22 3C of the section act, सेक्शन 10 ऑफ दैट एक्ट। उसमें ये भी बता रहा है कि ये कंडीशन तो अप्लाई है ही कि अगर आप ये सब नाम से कोई आपका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर रिलीजियस नेचर का कोई काम आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो भी वेल्थ आप खरीदेंगे तो वो तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बता रहा है कि ये सब चीज़ें आपके बिजनेस से सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आप रिलीजियस नेचर के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर आप रिलीजियस के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी चैरिटेबल सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका अलग से आप बुक मेंटेन करिए। अपने बिजनेस में ही अगर आप बुक मेंटेन करेंगे तब वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन आपको इसका अलग से बुक मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप अलग से बुक मेंटेन करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको इस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी इज़ द को co-parcenary property of any Hindu undivided family of which he is the member। तो अगर इसमें कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसका मेंबर है, तो उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना है अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है। एनी वन बिल्डिंग ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द रूलर बीइंग बिल्डिंग विथ द इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 amendment in 1971 was officially residence of the virtuer of the declaration by the central government under the paragraph 13 and the merged state tax consciousness other 1949 or the paragraph 15 or the part B states order 1950। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1971 के पहले की कोई प्रॉपर्टी है, तो उस कंडीशन पे उस पर भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें एग्जम्प्ट कर दी गई हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट फोर और पॉइंट फोर था, उसको फाइनेंस एक्ट 1992 के थ्रू हटा दिया गया है। अब आते हैं पॉइंट एट पे। पॉइंट एट, ज्वेलरी इन द पोसेशन ऑफ एनी ruler not being his personal property which has been recognized before the commencement of the act by the central government, or his heirloom which not which no such recognition exist with the board may subject to any rules that may made by the central government in this behalf, recognize as the heirloom
at the time of the first assessment of the Wealth Tax Act, provided that the case of the jewelry recognized by the central government or aforesaid such recognition shall be subject to the following condition, namely that the jewelry shall be permanently kept in India, shall not be removed outside the Indian except for the purpose and the period approved by the board. The reasonable steps shall be taken for keeping the jewelry substantially in its original shape. The reasonable facilities shall be allowed for the officers of the government authorized by the board in the behalf to examine the jewelry and when necessary. This that it any condition herein before specific is not being duty fulfilled, the board may, for the reason to be record or right withdraw to recognition retrospectively with the effect from the date of commencement clause. B. The section 5 the ruler of the Indian State Abolition Privilege Act 1972, मतलब कोई पुराना गोल्ड अगर आपके पास है तो उसमें आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए राजा महाराजा के ज़माने का कोई पुराना ज्वेलरी है तो आपको ये जो एक्ट लिखा हुआ है रूलर ऑफ द इंडिया स्टेट एक्ट 1972 के अंतर्गत आपकी जो भी वेल्थ है, मतलब जो भी आप ज्वेलरी रखे हुए हैं पुराने टाइम की, तो उसके पहले की जितनी भी ज्वेलरी है इस एक्ट के पहले की, वो सारे एक्ट पे आपको अलग से कोई वेल्थ टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उस पर्टिकुलर ज्वेलरी को बेच भी नहीं सकते, प्लस आप उस जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहेगा, और जो इंस्पेक्शन वाले अधिकारी हैं वो आके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि जिस फॉर्म में वो छोड़ा गया था उसी फॉर्म में वो है कि नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वो हमारी धरोहर हो जाती है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उसका इतना ध्यान देती है। इन सच केस वेल्थ टैक्स शैल बी become payable by the ruler for all the assessment year after the such commencement of which the jewelry was exempted on the account of recognition। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उस कंडीशन पर जितना भी अभी तक टैक्स नहीं लिया गया है सारा टैक्स उनसे लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेनेशन। फॉर पर्पस ऑफ द क्लॉज fourth, for the foregoing proviso, the fair market value of any jewelry on the date of the withdrawal of the recognition in respect that shall be deemed to be the fair market value of such jewelry on each successive value, each relevant for the assessment year referred to the said proviso. Provision further that the aggregate amount of the wealth tax payable in the respect of any jewelry under section 4 of the foregoing provision or all the assessment year referring to the say on the exceed of the 50% of the fair market value as the valuation of the date relevant to the assessment year in which the recognition was withdrawn। तो मतलब अगर आप उस ज्वेलरी का कोई भी स्टेट चेंज करते हैं, उसको किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट ने कहा है उसके अलावा अगर आप उसके संग कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो आपको जो भी फेयर वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर ज्वेलरी की उसमें 50% रुपीज़ तक का आपको 50% तक का वेल्थ टैक्स आपके ऊपर लग सकता है। नेक्स्ट आते हैं। इन द केस ऑफ द एसएससी बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज ओरिजिनली रिसाइडिंग इन द फॉरेन कंट्री एंड whom not leaving such country has returned to India with the intention of permanently residing there in money and the value of the assets brought him into the India and the value of the assets acquired by him out of the such money 1 year immediately preceding to date of return at the time of the therefore provide that the exemption shall be applied for the period of the 7 successive assessment year commencing the assessment next year following to the date of the such person रिटर्न टू इंडिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, पहले आप इंडिया में रहते थे तो जितने साल आप इंडिया में नहीं रहे हो प्लस मतलब मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपको कोई भी टैक्स उस पर वेल्थ टैक्स आपको नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
A person shall be deemed to be of the Indian origin if he or either of his parents or any grandparent was born। तो मतलब एक आदमी को इंडियन ओरिजिन का कैसे माना जाता है, अगर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे बॉर्न हुए हैं इंडिया में, तो उसको इंडियन ओरिजिन का पर्सन माना जाएगा। Explanation for the removal of the doubts hereby declared that the money standing to the credit of such person is non-resident account in any bank in India in accordance with the Foreign Exchange Regulation 1973 and any rule made thereunder on the date of his return to the India. Such are deemed to be the money brought him by into the India on the date one house or the part of the house or the plot of the land belonging to individual or the Hindu undivided family, provide that the wealth tax shall not be payable by the SSC in the respect of the assets being plot land comprised of the एरिया ऑफ द 500 स्क्वायर मीटर। तो 500 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे छूट दिया गया है। प्लस अगर जब तक आप इंडिया के बाहर रह रहे हो, आप एज अ नॉन रेसिडेंट हैं, तो उसमें भी आपको कोई भी टैक्स अपने वेल्थ पे इंडिया में आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टैक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में इसके बारे में लिख सकते हैं, तो उसको आपको हम लोग रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।